तो आज से बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, टॉपिक को आप पहले से ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे और यहाँ पर हम लोग उसका क्विक फास्ट रिवीजन करेंगे। तो टॉपिक सीरियल से रहेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में सबसे पहले बेटा आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के एनसीईआरटी के हिसाब से दो पार्ट है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और सेकंड है हमारा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम सारे फिनोमिना जितने भी कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हैं या चार्ज से जो रिलेटेड हैं उसको पढ़ते हैं, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वर्क करती है, ये सारी चीजें हम लोग चार्ज और फील्ड के चैप्टर में पढ़ते हैं। साथ में ही गॉस से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो इसी चैप्टर में आती हैं आपके। अब देखिए, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता है बेटा कि जो चार्ज है वो हमारी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, प्योर प्रॉपर्टी है। तो चार्ज हमारी कैसी प्रॉपर्टी है? प्योर प्रॉपर्टी है। अब प्योर प्रॉपर्टी में कौन कौन आती है आपको पता है? चार्ज एंड मास। चार्ज और मास हमारी दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, प्योर प्रॉपर्टी है। प्योर प्रॉपर्टी का मींस यहाँ पर किसी प्रकार की इम्प्योरिटी मिक्स नहीं की जाती है, तो ये प्योर प्रॉपर्टी होती है। अब आपको पता है कि चार्ज जो होता है वो बेटा दो तरीके का होता है। फर्स्ट हमारा जो होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड जो हमारा होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। दोनों की जो चार्ज की कहानी है वो बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी है। ठीक है, साइंटिस्ट जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव की डिस्कवरी इन्होंने दी थी। जैसे अगर हम चार्ज की बात करें तो पता चला कि चार्ज तो हमारी प्योर प्रॉपर्टी जिसको आप इंट्रिंसिक कहते हैं। साथ में चार्ज के दो टाइप है हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसकी डिस्कवरी दी है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कभी कभी ऑप्शन में पूछ देता है कि कौन सी जो रॉड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जो आपकी ग्लास रॉड है बच्चा, ग्लास रॉड वो हमेशा बेटा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करा दें, ग्लास रॉड को सिल्क से रब करा दें, तो सिल्क से रब करा देने पर जो सिल्क की प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकलकर सिल्क में चला जाता है। तो आपको पता है कि जिससे भी इलेक्ट्रॉन का एमिट होता है वो पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो निगेटिव होता है। इसका मतलब है कि चार्ज में जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव है, और ग्लास रॉड के साथ जो बेटा प्लास्टिक रॉड होती है, प्लास्टिक रॉड, वो बेटा कैसी होती है? निगेटिव होती है। आपने प्रैक्टिकल किया होगा कभी कि बलून लिया होगा, बलून को जब हम हेयर से रब करते हैं तो रब करते समय जो बलून के पास अगर कोई पीस ऑफ पेपर लाओ तो वो थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज करता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इसका मतलब है कि पहले बलून तो कैसा था? वैक्यूम का काम कर रहा था, और बाद में वो क्या क्या करने लगा, क्योंकि इसके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी आ गई। और जो भी चीज चार्ज होती है, इलेक्ट्रीफाइड होती है, वो हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक रॉड में जो चार्ज आया वो निगेटिव आया। ऐसे ही हमारे पास एक अंबर रॉड होती है जिसको हेयर स्किन से, कैट स्किन से रब करने पर भी प्रॉपर्टी जो आती है वो भी निगेटिव ही आती है। तो हमारे पास ग्लास रॉड है वो कैसी बेटा? पॉजिटिव है, और प्लास्टिक रॉड कैसी होती है? निगेटिव होती है। कभी भी आपसे पूछे हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज, चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा पार्टिकल है जो चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। सबसे छोटा चार्ज जो पार्टिकल होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन थ्योरी के हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉन कौन है बेटा? रिस्पॉन्सिबल कौन है चार्ज के लिए? हमारा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हैं तो हम तीन तरीके से उसको चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट बेटा होता है कंडक्शन, सेकंड बेटा इंडक्शन, और थर्ड बेटा होता है फ्रिक्शन। ये तीन बातें आप याद रखिएगा, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। ठीक, ये तीन प्रोसेस है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देने के या चार्ज करने के ही हमारे पास तीन प्रोसेस है। वैसे आपको पता है कि चार्ज और मास कैसी प्रॉपर्टी है? प्योर प्रॉपर्टी है। चार्ज की प्रॉपर्टी में अगर और कुछ आपसे कहता है कि चार्ज की और प्रॉपर्टी क्या है, तो आप ये बता सकते हो कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम एक कंटेनर ले लें और उस कंटेनर में 10 कूलाम का चार्ज देते हैं, तो अगर हम उस कंटेनर में 10 कूलाम का चार्ज देते हैं
और हम एक काम करते हैं कि उस कंटेनर को थोड़ी देर के लिए हिला देते हैं, एक दूसरे को मिला दें गैसेस मॉलिक्यूल्स को, तो सोचे क्या टेम्परेचर बदल जाएगा? तो हो सकता है कि पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल्स के पास बदल जाए, लेकिन उस सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो चेंज नहीं होगा। तो उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उस टॉपिक को क्या नाम दिया जाता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब अगर सपोज दैट कि आपने बॉक्स लिया, इस बॉक्स में यहां पर 2 कूलाम, यहां पर 3 कूलाम, यहां पर 4 कूलाम है, और बेटा सेकंड जो बॉक्स आपने बनाया उसमें पता चला -1 कूलाम, 6 कूलाम। अब बताओ यहां पर जो क्यू लिखा तो कहेगा क्यू की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? तो हमें एक बात पता है कि आइसोलेटेड क्या होता है। आइसोलेटेड कौन होते हैं? आइसोलेटेड वो होते हैं जिनका किसी से रिलेशन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, आजकल आपके देश के प्रधानमंत्री जी, अब ये ना कह देना किसी से रिलेशन रहा होगा, वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड समझ गए? जैसे आपके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी कैसे हैं? आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब समझ गए? हाँ, आप समझ गए होगे। हाँ, अभिषेक समझ गया होगा, क्योंकि ये ऐसे आइसोलेटेड है नहीं। फिर भी आइसोलेटेड का मतलब ये है कि मान लीजिए कि इस कमरे में हमारे पास 100 कूलाम का चार्ज है। अब किसी एक के पास 10 कूलाम हो सकता है, किसी दूसरे के पास 20 कूलाम हो सकता है। अगर हम उस सिस्टम को आपस में मर्ज कर दे, पूरा सिस्टम आइसोलेटेड ही होना चाहिए। आइसोलेटेड का मींस कोरोना डिस्चार्ज भी नहीं होना चाहिए। आपको टॉपिक पढ़ाया गया होगा कोरोना डिस्चार्ज। जब कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है कि बाहर के जो मॉलिक्यूल्स से सराउंडिंग से कोलिजन करती है और एक नया चार्ज बना देती है, उसको कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं, जो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के चैप्टर में आपको मिलेगा। लेकिन हमने कहा आइसोलेटेड, इस बॉक्स का आसपास सराउंडिंग में वैक्यूम होना चाहिए, एयर भी नहीं होना चाहिए, वो आइसोलेटेड होता है। तो अगर बेटा सोचो तो यहां पर हमारे पास कितना है? 3, 2, 5 और 4, 9 कूलाम का चार्ज आया, टोटल 9 कूलाम का है। यहां पर बेटा यहां पर कितना है? -1 और 6 करोगे तो प्लस का 5 मिलेगा, तो 5 प्लस क्यू, इसका मतलब क्यू की वैल्यू कितनी है? 4 कूलाम। मतलब इस वाले बॉक्स के पास 4 कूलाम का चार्ज होगा। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप कह सकते हो टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट, किसी सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है आइसोलेटेड का वो बदल नहीं सकता है, वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि 3 तरीके के मेथड है हमारे पास चार्ज करने के, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो आप समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर हम हाथों को आपस में रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। हीट से क्या होती है? टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी आती है, ये आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सुना होगा, E = 3/2 kBT। अगर हम किसी चीज को रब करते हैं तो वर्क होता है, और वर्क को हीट में बदलता है कौन? वर्क को हीट में बदलता है कौन? केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ। क्लास 11 थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ में केल्विन प्लैंक का यही स्टेटमेंट था कि हम वर्क को हीट बना सकते हैं, वर्क को हीट बना सकते हैं। हम हाथों को आपस में रब करें, वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने से हमको हीट आती है, मतलब वर्क को हीट बना सकते हैं। अब कह दो आपको मैंने 10 कैलोरी हीट दे दी, कह दो हाथ रब होने लगे, तो जरूरी नहीं है। वर्क को हीट बना सकते थे, लेकिन हीट को वर्क में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन में हाथों को रब करने से, 2 ऑब्जेक्ट को रब करने से एक से इलेक्ट्रॉन एमिट होकर दूसरे पे चला गया। इसका मतलब एक पॉजिटिव हो गया और एक, जहां पर एक डिफिशियंसी हो गई और एक जगह एफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन एक जगह कमी में आ गए और एक जगह इलेक्ट्रॉन अधिकता में हो गए। तो जहां कमी होती है वहां पर प्लस, और जहां अधिकता होती है वहां पर माइनस। तो चार्ज के नेचर में अगर कोई पूछता है कि एक्सेस ऑफ चार्ज, चार्ज की अधिकता है, बताइए कैसा नेचर होगा? तो जहां पर चार्ज की अधिकता होती है वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जहां पर चार्ज की कमी होती है वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इतनी बात याद रहेगी। तो फ्रिक्शन तो बात समझ में आ गई कि बॉडी को आपस में रब करो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अब बेटा कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होता है? कांटेक्ट होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है। फिजिकल कांटेक्ट होने से जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है,
उस वायर में करंट मान लीजिए कि आपको चार्ज 10 कूलाम, क्योंकि करंट होता है Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज करंट डिपेंड किस पे? चार्ज पे ही डिपेंड है। अगर उसी वायर में मैं दूसरा वायर लगाकर सप्लाई को दूसरे वे में ले जाऊं, इसका मतलब है कि कांटेक्ट किया ना, फिजिकल कांटेक्ट किया, फिजिकल कांटेक्ट करने से उसने कुछ चार्ज अपनी तरफ खींच लिया। मतलब अगर हमारे पास एक रॉड प्लस है और आपने इसको टच ना कराया, दूर रखोगे कुछ नहीं होगा, कांटेक्ट नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। तो हम जैसे ही कांटेक्ट मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, इसके चार्ज को अपने पास खींच लेगा। ये प्रोसेस होता है कंडक्शन का। मतलब अगर आपके पास ये बॉक्स है, मान लीजिए बॉक्स खाली है, ठीक है, और इस बॉक्स के पास 10 कूलाम का चार्ज है, जब तक कांटेक्ट नहीं करोगे 0 ही रहेगा। तो जैसे हमने कांटेक्ट किया, फिजिकल टच में आए, टच में आते ही चार्ज का डिवाइडेशन हो गया। अब मान लीजिए कि यहां पर Q1 इक्वल 0 है और Q2 इक्वल 10 कूलाम है। जैसे ही कांटेक्ट में बच्चा इनको हम लाए, तो कांटेक्ट में लाते ही एक में 5 कूलाम आ गया और दूसरे में भी कितना आ गया, 5 कूलाम आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों का ऐड हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 बाई 2, आधा इसके पास और आधा इसके पास। ये होता है कंडक्शन। कंडक्शन में चार्ज पार्शियली ट्रांसफर होता है, फुल्ली ट्रांसफर नहीं होता। चार्ज कैसा ट्रांसफर होता है? पार्शियली ट्रांसफर होता है। ठीक है, कैसा होना चाहिए? कांटेक्ट में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कांटेक्ट में होने चाहिए। ये था फिनोमिना हमारा कंडक्शन का। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे एक बॉक्स को आपने 100 कूलाम चार्ज दिया है और दूसरे बॉक्स को साथ में रख दे, कहेगा बताओ कितना चार्ज आया? तो अगर कांटेक्ट करा दोगे तो आफ्टर कांटेक्ट के बाद दोनों के पास 50-50 कूलाम का चार्ज होगा। ठीक, अब दोनों 50 कूलाम हो गए, तो क्या आपको पता है कि जब चार्ज सेम हो जाते हैं करंट फ्लो नहीं करता। अगर चार्ज सेम हो जाए तो करंट फ्लो नहीं करता है। ये कहानी थी बेटा कंडक्शन की। अब आओ इंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। फिजिकल कांटेक्ट नहीं, जैसे मान लीजिए रेंज, जैसे आपको याद होगा आपने टॉपिक पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या था कि हमने एक कॉइल में बार बार फ्लक्स को चेंज किया। जब फ्लक्स को चेंज किया तो पता चला कि जो पोटेंशियल आया ईएमएफ, वो फर्स्ट में नहीं बना, सेकंड में। क्यों बना था सेकंड में? क्योंकि उसमें फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी, एक फील्ड लाइंस दूसरे में जा रही थी। तो जब दूसरे में जाएंगी तो फिनोमिना होगा। ऐसे ही स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता है। बीच में आयरन की कोर लगा देते हो, वो आयरन की कोर कांटेक्ट में नहीं होती, वो सिर्फ क्या करती है, जितनी फील्ड लाइन है सबको खींच लेती है और खींचने के बाद उस सर्किट को दे देती है। तो इसका मतलब है एक का करंट दूसरे का चार्ज हो गया। ऐसे ही इंडक्शन में होता है कि मान लीजिए कि आपके पास ये प्लेट है और यहां पर आपने बॉक्स रखा, तो मान लीजिए यहां पर प्लस है। तो इंडक्शन का मेथड, इंडक्शन का मतलब होता प्रेरण। आखिर उससे फिनोमिना सेट क्या हुआ, तो पता चला यहां पॉजिटिव है तो यहां पर क्या आ गया, निगेटिव। यहां पर निगेटिव आया तो जस्ट अपोजिट क्या आएगा, पॉजिटिव। अब रीजन बताते हैं आपको। अच्छी बात याद करने का तरीका, टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। टोटल चार्ज इंडक्शन के फिनोमिना में नेट चार्ज 0 होना चाहिए। देखिए जरा, अगर यहां माइनस आया 5 कूलाम, तो इसकी जस्ट अपोजिट बाउंड्री में प्लस का 5 कूलाम ही आएगा। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। ये इंडक्शन में क्या फिजिकल कांटेक्ट था? फिजिकल कांटेक्ट नहीं था। कैसे थे? नियरेस्ट थे। अब ये मत कह देना कि 1 किलोमीटर दूर रख दिया तो फिनोमिना थोड़ी ना होगा। किसी भी फील्ड लाइन की रेंज होती है, तो जब फिजिकल कांटेक्ट ना करके जब आप क्लोज रखोगे, पास में रखोगे, तो चार्ज क्या करेगा, म्यूचुअली ट्रांसफर कर देगा। अब यहां निगेटिव तो यहां पर पॉजिटिव। इतनी बात ठीक है। तो ये एक फिनोमिना था इंडक्शन का। इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन चार्ज जो आता है सरफेस पे जस्ट अपोजिट। आप पॉजिटिव प्लेट रखे हो तो निगेटिव आ रहा है यहां पर, यहां आप निगेटिव रखते हो तो यहां क्या आता, तो इसके अपोजिट क्या आता, निगेटिव आता है। बोलो इतनी बात ठीक है। ये कहानी किसकी है, इंडक्शन की। और फ्रिक्शन आप जानते ही हो, दो बॉक्स लो आपस में रब कर दो तो इलेक्ट्रॉन जहां ट्रांसफर होंगे तो चार्ज खुद ब खुद आ जाएगा। तो हमारे पास 3 मेथड थे, कंडक्शन, फिजिकल कांटेक्ट था। दूसरी बात,
चार्ज फुल्ली ट्रांसफर नहीं हुआ, पार्शली ट्रांसफर हुआ। जब हमारा इंडक्शन आया तो कांटेक्ट नहीं था, फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, लेकिन चार्ज का जो ट्रांसफर था वो कैसा था, पूरा पूरा आइसोलेटेड के तरीके, जितना इधर प्लस में उतना माइनस, या जितना इधर माइनस उधर प्लस। बोलो बात ठीक है। एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट या सेकंड है, इसी सेम फिनोमेना, बिल्कुल सेम। ठीक है, चार्ज को अब कैसे बटेगा वो अलग आप देख सकते हो। यहां पर Q होता, यहां पर 2Q होता, हम कांटेक्ट करते फिर सेपरेट करते तो चार्ज दोनों का ऐड करके बाई 2 कर देते, दोनों का ऐड करके बाई 2 कर देते। इतनी बात ठीक है। फ्रिक्शन आप समझ गए। तो चार्ज को बेटा, किसी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड, ठीक है, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। रिस्पॉन्सिबल कौन है चार्ज के लिए, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही बेटा एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। चार्ज एंड मास कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, प्योर प्रॉपर्टी है। इतनी बात ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे कहता है कि चार्ज की डिस्कवरी किसने दी, वैसे ऐसा पूछता नहीं कभी, तो चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है। पॉजिटिव क्या है, ग्लास रॉड को सिल्क से रब करो तो ग्लास में पॉजिटिव आता है, और प्लास्टिक रॉड को किसी भी हेयर से या कैट स्किन से, फर से आप रब करोगे तो जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो प्लास्टिक रॉड में आ जाती है। ये आपने बचपन में बहुत सारे प्रैक्टिकल किए होंगे, स्केल को बालों में रब किया होगा, फिर पीस ऑफ पेपर में उसमें देखा होगा चिपक जाते थे। इसका मतलब पहले तो नहीं चिपकते थे, पहले तो प्लास्टिक में कोई चार्ज नहीं था, जैसे आपने रब किया तो जो बालों की प्रॉपर्टी थी वो उसमें चली जाती है। इतनी बात ठीक है। अब चार्ज के 3 मेथड हो गए। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कितना होता है, कांस्टेंट होता है। आइसोलेटेड समझ गए, जिसका सराउंडिंग से कोई मतलब ना हो उसको कहते हैं। ऐसे ही टॉपिक आता है, इसी में आगे बढ़ते हैं जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको अच्छी तरीके बताया गया बेटा कि चार्ज हमेशा फंडामेंटल चार्ज के फुल्ली मल्टीपल में होता है, मतलब डेसिमल में नहीं हो सकता, होता है, हो सकता है, लेकिन यहां पर नहीं होता। तो चार्ज जो होता है किसी सिस्टम का, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि इस रूम में मान लीजिए कि 20-25 लोग बैठे हैं, तो सबकी एक यूनिक वैल्यू है। अगर हम फैक्टर्स पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, 1 2 3 4 इस फैक्टर्स में। जैसे आपको याद होगा क्लास 11th में वेव चैप्टर था, वेव चैप्टर में एक टॉपिक था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। अगर आपको रिमाइंड हो, ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों हार्मोनिक मिलते थे, इवन नंबर से मिलते थे, ऑड नंबर 1 2 3 4, जबकि एक का मेरा मतलब था कि उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L थी। तो V/2L, 2V/2L, 3V/2L, तो ये तो फुल्ली फैक्टर्स हो गए ना, मतलब V/2L के फैक्टर हो गए। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के जो फैक्टर है, मान लीजिए कि मेरे पास मार्कर है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो हर इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज फिक्स है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो फुल्ली मल्टीपल है ना इसका। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज इन द फॉर्म ऑफ फुल्ली मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। चार्ज हमेशा किसके मल्टीपल में होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फुल्ली मल्टीपल में होता है, नॉट इन डेसिमल, नॉट इन फ्रैक्शनल डिजिट। उसको क्वार्क कहते हैं, उस टॉपिक को क्वार्क कहते हैं। मतलब जो हमारे पास बेटा चार्ज है Q, वो कितना होना चाहिए, प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस एनी। अब प्लस एनी और माइनस एनी का मतलब क्या है, वैसे आपको पता है कि नंबर्स नेवर बी नेगेटिव, किसी की संख्या आज तक माइनस नहीं होती। जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा बढ़ते हैं, कभी भी घटते नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक सिस्टम था, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, बताओ कितना चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के नाम से तो आपने कहा Q इक्वल 10 इलेक्ट्रॉन 10E, 10 इंटू E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है तो भैया चार्ज तो बदल जाएगा। तो चार्ज अब कितना मिलेगा, अब मिलेगा चार्ज n की जगह Ne प्लस Np इंटू E। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू E हो जाता है।
अगर आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पूछता है, तो आप क्या करते हैं 100 इंटू ई कर देते हैं। लेकिन 100 इलेक्ट्रॉन के साथ में 90 प्रोटॉन भी है आपके पास, तो प्रोटॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव होता है। तो अब एनी नहीं करेंगे, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू ई, और ई आप जानते हैं क्या होता है, तो इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब जो चार्ज होता है किसी सिस्टम का, वो इलेक्ट्रॉन के हमेशा फैक्टर्स में होता है। कैसे फैक्टर में? आपने सुना होगा कहीं बोलते हैं लोग मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब होता है नंबर्स स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड में होने चाहिए, हमेशा उसके फैक्टर्स में होने चाहिए, तो इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज की कहानी है। चार्ज को 3 तरीके से करते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट होता है, चार्ज पार्शियली जाता है। इंडक्शन में क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन चार्ज जस्ट अपोजिट जाता है, जस्ट अपोजिट। यहां प्लस है तो यहां माइनस, इसकी जस्ट आउटर सरफेस में क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। फ्रिक्शन आप जानते हैं, 2 बॉडी को आपस में रब कर दें तो क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है ना। कभी लड़ाई की होगी आईटीआई में, झगड़ा किया होगा, किसी ने झापड़ खींच के मारा होगा, तो उसकी हाथ के इलेक्ट्रॉन तुम में चले गए होंगे। फील किया कि नहीं किया? नहीं किया है? हाँ, चित्रांश ने फील किया है। एक बार इसको 6-7 लोगों ने मारा तो कह रहा 1E 2E और 6E तक चला गया। तो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम का भी एक चार्ज है, ठीक। तो इसको नोट कर ले पहले। चलिए, तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ, सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, हर बोर्ड में कूलाम्स लॉ बड़े पॉपुलर है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, कूलाम्स लॉ बिल्कुल आपको ऐसे फील होता होगा जैसे आपने क्लास 9th में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। 2 पॉइंट मासेस को छोटी डिस्टेंस पे अरेंज कर लो, तो अब डिस्टेंस पे अरेंजमेंट वो आपके डिपेंड करता है, लेकिन सही डिस्टेंस तो वो होनी चाहिए जो बॉक्स ले रहे हो, स्फीयर ले रहे हो, सर्किल ले रहे हो, उसकी जो रेडियस है उसकी डिस्टेंस से बड़ी होनी चाहिए। ओरिजिनल बात तो ये है। कैसे? आपने सुना होगा बेटा कि मान लो हमारे पास ये 2 चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। हमने अभी तक मॉड लिया है, किसी की पर्सनल ले नहीं लिया कि प्लस है कि माइनस है क्या है, और इनके बीच की डिस्टेंस को R कर दिया। अच्छा सोचो, अगर हम इनको थोड़ा सा क्लोज कर दें, वो पास कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उस फोर्स के सामने फिर किसी फोर्स की नहीं चलती। तो कहने का मतलब यह है कि 2 चार्ज को हम R डिस्टेंस पर सेपरेट करा दें, तो सेपरेट करा देने से हमको फॉर्मूला मिलता है प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। जहां पर बेटा क्या कहते हैं, FA एयर में क्या बोलते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R²। अब थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, सोचना। आपको कुछ ऐसा ही फील हो रहा होगा, FG टाइप का, कैपिटल G M1 M2 अपॉन R²। ठीक, क्या बात, सोचो जरा। आपको डेफिनेशन तो समझ गए कि when 2 charges are separate at the distance of R, so Q1 attract Q2 by the force of F12, Q2 attract Q1 by the force of F21, so resultant force is directly proportional to product of charges and इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर 2 चार्ज को आपस में पास पास रखते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम क्या लेते हैं, उनका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बेटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली किसके हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर बेटा हम यहां पर केरोसिन रख देते हैं, हम यहां पर कोई सीट रख देते हैं, एल्युमिनियम की या आयरन की सीट रख देते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो Fa जो K लिखा है, ये K, जो K की वैल्यू शायद आप लोग पढ़ते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, होती तो ओरिजिनल है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इस एप्सिलॉन को बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कोई कहे परमिटिविटी क्या है, बता देना। परमिटिविटी जितनी छोटी उतना फोर्स बड़ा। सबसे छोटी परमिटिविटी किसकी, एयर की होती है, सबसे छोटी।
परमिटिविटी का मतलब परमिट देना, फोर्स को जो परमिट देता है उसको परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी जितनी छोटी होगी, सोचो परमिटिविटी जितनी छोटी, के की वैल्यू बड़ी, और के की वैल्यू जितनी बड़ी फोर्स उतना बड़ा। तो कोई आपसे पूछ दे कि हमने डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल रखा है उसकी परमिटिविटी ज्यादा है, तो आप बता देना फोर्स घट गया, फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और परमिटिविटी जितनी छोटी होगी फोर्स उतना ही बड़ा होगा। इस टॉपिक को ऐसे और समझ सकते हो, थोड़ा सा आपको एक साल बैक में जाना पड़ेगा। टॉपिक था विस्कोसिटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, याद आया, विस्कस फोर्स की कहानी, सब कुछ उसी कुछ ना कहीं से रिलेटेड है, आप समझ सकते हो। अब बेटा ये हमारा फॉर्मूला है, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है कि अगर हमसे एयर कहता है, एयर तो हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, वैक्यूम परमिटिविटी, ठीक, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये बेटा एयर का फॉर्मूला है। अगर मैं आपसे मीडियम कहता, मीडियम, तो बेटा परमिटिविटी की जगह 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान बच्चा, क्या मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो FA अपान FM, तो बेटा FA अपान FM करोगे तो ये पोर्शन चला जाएगा ऊपर, तो आएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कहते हो। एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कहते हैं, कुछ बुक्स में रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। उसका सिंबल एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा सा बोलने में कठिन लगता है और ये थोड़ा सरल लगता है तो जैसा आपको सही लगे, आप चाहे एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट कर दो, वो आप चाहे K से कर दो, लेकिन K का नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है और K का नाम रिलेटिव परमिटिविटी भी होता है। ठीक है, रिलेटिव का मतलब किसी के रेस्पेक्ट में। अब सोचो थोड़ा सा, क्या बच्चों FA अपान FM को बेटा हमने K कहा, तो क्या अगर हम बीच में स्लैब रख दें, केरोसिन रख दें, कुछ और रख दें, तो क्या फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। जरा देखो, FA इक्वल K टाइम्स FM, K टाइम्स, तो FM इक्वल FA अपान K, मतलब अगर आप कोई स्लैब रख दोगे एयर के अलावा तो बच्चा फोर्स उस मीडियम का घट जाएगा। मेरी बात को फिर समझना, दो चार्ज के बीच में एयर है, अब मैंने रख दिया दो चार्ज कहां पर, वाटर में, तो क्या वाटर एयर से ज्यादा डेंस है, बिल्कुल है। तो वाटर अगर एयर से ज्यादा डेंस है तो क्या ये परमिटिविटी फोर्स की परमिट देगा, नहीं देगा, इजीली नहीं देगा। अगर इजीली नहीं देगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू आप इससे समझ लो। अगर आप सोचो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ज्यादा डेंस हो गया, ज्यादा डेंस हो गया, के बच्चा छोटा हो जाएगा, के छोटा हो जाएगा तो फोर्स भी छोटा हो जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर आप दो चार्ज को उठाकर वाटर में रख दोगे, केरोसिन में रख दोगे या स्टील के में कहीं रख दोगे तो तुरंत फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है ये आप पता कर सकते हो यहां से। तो FM इक्वल क्या हो जाएगा, FA अपान K, FA अपान K। जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो उससे डिवाइड कर देना, वो उतना फोर्स बचेगा। बोल बात समझ में आई। मतलब दो चार्ज अगर एयर में है, वैक्यूम में है, तो हम मान लेते हैं कि FA होता है फोर्स, लेकिन अगर उन्हीं के बीच में हमने केरोसिन, ब्लड और भी कुछ आप शामिल कर सकते हैं, तो जैसे ही रखेंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, कितना बेटा, कितना, जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। बोलो इतनी बात सही है। तो FA अपान FM इक्वल बच्चा क्या होता। एक और समस्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बनी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी अपॉन में वैक्यूम परमिटिविटी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि बेटा एयर की होती है 1, एयर की होती है, उसे एग्जैक्ट 1 नहीं होती, होती है 1.00040,
1.000, आपको पता है 1 पॉइंट के बाद 3 जीरो है तो अप्रॉक्स आप 1 ही तो कहोगे। तो कितना होता है एयर का 1, वैक्यूम का भी कितना होता है 1, वाटर का कितना होता है 81। वाटर में दो होते हैं, मिनरल वाटर, साल्ट वाटर। मिनरल का होता है 80 और साल्ट का होता है 81, लेकिन ओवरऑल लोग एक ही याद रखते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में 80 81 से बहुत फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है मल्टीपल चॉइस में। जब यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आता है तो समस्या बनती है। तो जो मिनरल वाटर होता है उसका 80 होता है, जो साल्ट वाटर होता है उसका 81 होता है, ठीक है। मेटल का इन्फिनिटी होता है, मेटल का इन्फिनिटी होता है, और नॉन मेटल का 0 से 6 होता है, 0 से 6 होता है। इतनी बात आप याद कर सकते हैं। एयर के लिए 1, वैक्यूम के लिए 1, नॉन मेटल के लिए 0 से 6, मेटल के लिए इन्फिनिटी, वाटर के लिए मिनरल वाटर हो तो 80 कहना, साल्ट वाटर हो तो 81 कहना। बोलो बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। जरा चेक करूं मैं जो सही बोल रहा था कि नहीं। अभी दो चार्ज को मैंने एयर में रखा था, फोर्स मिला Fa, फोर्स मिला, मैंने उसको वाटर में रखा, मान लो मिनरल वाटर है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो बताओ फोर्स कितना छोटा हो गया, 1/80 हो गया। एयर के कंपैरिजन में बाई 80 कर दिया ना आपने, तो यहां पर तो फोर्स बड़ा होगा कि छोटा, छोटा हो गया। बोलो इतनी बात सही है। अब ध्यान रखना, कूलाम में एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस क्या है? कूलाम्स लॉ ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस, हमेशा और हमेशा चार्ज रेस्ट पे होने चाहिए, चलने नहीं चाहिए, ठीक। दूसरी बात यहां जो वर्क होता है, वर्क, वो वर्क कैसा होता है, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? कैसा है? कंजर्वेटिव। कैसा होता है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब पाथ से मतलब नहीं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है। दूसरी बात, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, आपको पता चल गया कि एक फोर्स कैसे स्टेशनरी चार्जेस है, रेस्ट वाले, मोशन में नहीं है, ठीक। दोनों का सेपरेशन हमेशा ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियस का साइज है उससे बड़ा होना चाहिए, इसीलिए इस फोर्स को लॉन्ग रेंज फोर्स कहते हैं। छोटा फोर्स नहीं है, फिजिक्स में दो फोर्स होते हैं, 10⁻⁻15 से छोटा शॉर्ट रेंज फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर, और भी वंडरवॉल, एंटी न्यूट्रिनो तमाम होते हैं। 10⁻15 से ऊपर चले, प्लस में 10⁻15 तक पहुंचे तो आता है कौन सा? ग्रेविटेशनल, कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको कहते हैं कूलाम्स फोर्स, कूलाम्स लॉ भी कहते हैं, कूलाम्बियन फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, बहुत ज्यादा नामों से इसको कहा जाता है। पॉपुलर नेम कूलाम्बियन फोर्स है इसका, ठीक है। तो अगर ये कैसा फोर्स है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स हो गया? किसका ओबे करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। बता चुका हूं, जहां पर भी अपान में आर स्क्वायर आपको दिख जाए, अपान में आर स्क्वायर, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, किसका ओबे करता है? अच्छा, मुझे थोड़ा सा दिमाग में एक बात आई इनवर्स स्क्वायर लॉ से। अब मैं एक चार्ज को 2 गुना कर दूं, बताओ फोर्स कितना? मैंने एक चार्ज को डबल कर दिया, फोर्स कितना? अरे डबल, 4 गुना कहां कर दोगे भैया? एक को तो मैंने डबल कहा, दोनों को डबल कर दूं 4 गुना, डिस्टेंस को आधी कर दूं, आधी कर दूं, मुझे गुने में बताओ, आधा कर दूं 4 गुना, 2 गुना कर दूं 1/4, 3 गुना कर दूं 1/9, समझ गए? डिस्टेंस को 1/3 कर दूं 9 गुना 1/3, 3 3 जा 9, ऊपर चला जाएगा। इसको सेट कर सकते हो कैसे? मैंने लिखा FA/FM, बोलो ठीक है बेटा, उल्टा करो, R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर, बोलो ठीक। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 1/2, 1/3। तो पहले वाले को तो कोई टच करता नहीं, बता चुका हूं इनिशियल को। किसको बदलना? फाइनल को बदलना। अच्छा, एक बात मेरे दिमाग में और आई, आपने कहा चार्ज को 2 गुना, फोर्स 2 गुना, दोनों को 2 गुना, फोर्स 4 गुना कर दिया, ठीक। अगर मैं चार्ज को 10% बढ़ा दूं, अगर मैं चार्ज को 10% बढ़ा दूं तो क्या फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम चार्ज को कितना बढ़ा देते हैं? 10%, तो आसानी से कर सकते हैं। बहुत मेथड है आपके पास बेटा। Q1 को लेट किया Q,
Q1 को लेट किया, 10% बढ़ाया ना इसको आपने, तो 10% इसका निकालो तो कितना आएगा, Q/10, तो बताओ नया कितना, पहले से Q था प्लस Q/10, 11 Q/10, चार्ज मिल गया, दूसरा आपको देगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं? दूसरा आपको देगा, आप सोल्यूशन कर सकते हैं। इतनी बात ठीक है। हाँ, इसमें एक समस्या और है, वो समस्या क्या, वो भी सुन लो। आपको एक न्यूक्लियस दे दिया, न्यूक्लियस, और उसने कहा अल्फा निकाल दिया। ध्यान सुनना, एक न्यूक्लियस लिया, मान लीजिए यूरेनियम का न्यूक्लियस है, मान लीजिए यूरेनियम का न्यूक्लियस 922 यूरेनियम 238, हमने बच्चा अल्फा निकाल दिया। अल्फा इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फा किसका न्यूक्लियस, हीलियम का। एटॉमिक नंबर 2 कम, एटॉमिक मास 4 कम, ये आपको न्यूक्लियाई में पढ़ा चुका हूं। एक अल्फा निकलने से नंबर में 2 कम और मास में 4 कम, तो अल्फा किसका न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस है, तो बताओ यहाँ 90 से कितना बचा, 90 बचा। कितना बचा, 90। मान लो यूरेनियम ही है, या चेंज हो सकता है, तो यहाँ कितना बचा, 234। बोले इतनी बात ठीक। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2, कितने बचे, तो N1 कितना और N2 कितना। क्या आपको पता है Q1 N1E होता है, Q1 और Q2 E2 मत कर देना, एलिमेंट्री चार्ज कहां बदलता है किसी का। तो बताओ नया फोर्स कितना, K N1E N2E अपान में। अब ये मत कहना ये N1 क्यों नहीं रखा गया, समस्या ये ना कहना ये N1 क्यों नहीं रखा। जो एमिट कराएगा वो N1 होगा और जो बचेगा वो N2 होगा। बोलो बात ठीक है। बात अगर मैं बीटा कहता तो बीटा के कम घन होने से क्या होता है, एटॉमिक नंबर +1 एक बढ़ जाता है। तो बेटा यहां पर बीटा में क्या लिखते, -1 बीटा 0, -1 बीटा। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, 1, और 92 वाला क्या बन जाता, 93 बन जाता, एक ऐड हो जाता ना। तो बताओ N2 कितना होता, 93, N1 कितना होता 1, और N2 कितना होता। मेरी बात को समझे कि नहीं। किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा निकाल दे तो अल्फा में जो एटॉमिक नंबर है वो N1 होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो रिमेनिंग बचेगा वो बेचा क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले होंगे। और फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। इतनी बात, आगे बढ़े। कूलाम्स लॉ में चार्जेस कैसे होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। ध्यान रखना, अगर स्फीयर कह दे स्फीयर की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और कह दे 2 सेंटीमीटर बाद फोर्स बताओ, संभव ही नहीं है, न्यूमेरिकल गलत है। रेडियस से छोटी डिस्टेंस हो नहीं सकती, वरना कूलाम्स लॉ लगेगा ही नहीं। कूलाम्स लॉ लगने की शर्त क्या है कि डिस्टेंस मच हायर देन रेडियस, डिस्टेंस रेडियस से बहुत बड़ी होनी चाहिए। बोलो इतनी बात ठीक। चार्जेस कैसे हो, रेस्ट पे हो। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया तो फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। कितने टाइम्स घटेगा वो, K टाइम्स। कितने टाइम्स घटेगा, K टाइम्स घटेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, क्या आपको पता है एप्सिलॉन नॉट की कुछ फिक्स वैल्यू होती है बेटा, शाबाश, 8.85 10 की पावर -12। यूनिट क्या होती है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। बोलो बात ठीक है, इतनी बात सही है, इसको नोट कर लें। चलिए अब देखिए, कभी कभी आपसे कंपैरिजन पूछ लेता है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपैरिजन पूछ लेता है। तो आपको चाहो तो लर्न कर सकते हो, या सबसे अच्छा तरीका कॉन्सेप्ट समझ लो, आप उससे कर लेना। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe कितना बच्चा, K Q1 Q2 अपान बेटा R², ठीक है। इलेक्ट्रॉन का है तो भी निकाल लेना, चार्ज पता है। प्रोटॉन का है तब भी आप निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का है तब भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ही बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स Fg कैपिटल G M1 M2 अपान, दोनों का कंपैरिजन कहे तो आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन का भी मास पता होता है, प्रोटॉन का भी पता होता है, न्यूट्रॉन का भी पता होता है, और कंपैरिजन इन्हीं तीनों में पूछता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन समस्या ये है न्यूट्रॉन में नहीं पूछ सकता, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज होता नहीं, न्यूट्रॉन चार्ज में न्यूट्रल होता है। जब न्यूट्रल होता है तो पहले 0 हो जाएगा,
वो आपसे पूछेगा ही नहीं। एक जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन कराओ, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 की पावर 43 टाइम्स बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कुछ लोग याद कर लेते हैं इसको, आपको नहीं याद करना है तो भैया अगर आपसे कहता है इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेटा दोनों के मास रखना, आर छोड़ देना, दोनों के चार्ज रखना, आर छोड़ देना, डिवाइड करोगे आर आर कट जाएंगे, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। वैसे भी आपको बता दो कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल से। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल नेचर का सबसे वीक फोर्स है, इससे ज्यादा कमजोर कोई होता ही नहीं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इससे स्ट्रांग होगा ही होगा। लगभग कितना होता है बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए? 10 की पावर 43 टाइम्स। कुछ बुक्स कहती है 42 टाइम्स, कुछ में 42 टाइम्स होता है और कुछ बुक्स में 43 टाइम्स होता है। उसे एग्जैक्ट जो मैंने मल्टीपल चॉइस में देखा है वो 43 टाइम्स होता है। ठीक है, अब एक चीज समझो, आगे सुनो बेटा। मान लो आपसे सुपर पोजिशन करा दे, सुपर पोजिशन। मान लो कि यहां पर सेंटर में चार्ज 1 है, ध्यान सुनना, चार्ज 1 है। यहां पर बेटा Q2 है, Q3 है, Q4, Q5 और Qn। अब कहा बताओ इस पे पूरा चार्ज बताओ, तो वो बात हो गई ना कि आपने लड़ाई की किसी से, तो आपको 10 लोगों ने घेर लिया, सबने एक एक झापड़ तुमको मारा, तो 10 झापड़ पड़े ना। तो इसी को फिर सुपर पोजिशन लॉ से बनाओ। कैसे? क्या बेटा? फोर्स नेट फोर्स ऑन 1, किस पे नेट फोर्स? नेट फोर्स ऑन 1। तो बताओ किसकी किसकी वजह से आया? 1 पे फोर्स 2 की वजह से, 1 पर फोर्स 3 की वजह से, 1 पर फोर्स 4 की वजह से, 1 पर फोर्स n की वजह से। तो क्या लिखो बेटा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। सबको उठा के ऐड कर लेना, आपको सुपर पोजिशन लॉ मिल जाएगा, मतलब नेट फोर्स मिल जाएगी। बोलो बात ठीक है? इस पे मैंने कहा नेट फोर्स बताओ, तो भैया इसको फोर्स किसने दिया? 2 ने, 3 ने, 4 ने, 5 ने, n ने दिया। तो नेट फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, 1 ऑन 4 और 1 ड्यू टू n। आप सबको उठा के ऐड कर लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? नेट फोर्स मिल जाएगा। वैसे स्पेशली इतना बड़ा नहीं आता है, आते तो 3 तक ही है, 2 3 ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते। अब इसका आगे सुनो, जैसे बेटा थोड़ा सा और समझना। मान लो आपके पास स्क्वायर दे दिया, ये स्क्वायर दे दिया, ठीक? इस स्क्वायर में आपको चार्जेस दे दिए Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक? अच्छा सोचना, थोड़ी देर दिमाग लगाना। मैं इस डायगोनल को आपस में मिला दूं, ठीक है? तो बेटा मैं कहूं यहां पे नेट फोर्स बताओ। अगर सबके मॉड सेम है, सबके मॉड सेम है, तो भैया फोर्स 0 आएगा, याद कर लो। अगर मॉड Q1, मॉड Q2, मॉड Q3 और मॉड Q4 सेम है, तो भैया यहां पर नेट फोर्स 0। कैसे? यहां पे मान लो नेट फोर्स पूछ रहा है तो कोई ना कोई चार्ज देगा, मान लो चार्ज दे दिया Q, बेटा प्लस प्लस रिपल्सन बाहर, प्लस प्लस रिपल्सन बाहर, दोनों दूसरे को काट देंगे, प्लस प्लस बाहर, प्लस प्लस बाहर, सारे वेक्टर्स एक दूसरे को कट कर देंगे। ऐसे ट्रायंगल में हो, ट्रायंगल में यहां पूछे तो कितना फोर्स? इक्वल 0। ऐसे ही हेक्सागोन बना दे, स्क्वायर बना ले, सर्किल बना ले, कुछ भी बना ले, अगर चार्ज का मॉड सेम है, चार्ज का मॉड सेम है, तो भैया यहां पर सेंटर पे नेट फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। आपको सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन हो भी सकता है, लेकिन वर्ड लगाए कि नहीं भी हो सकता है, तो नहीं भी हो सकता है तो उसका तरीका है कि आप क्या करेंगे, 2 चार्ज देखेंगे, अगर दोनों प्लस है तो पॉइंट से रिपल्स करा देना, बाहर की तरफ ले आना। अगर प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन टूवर्ड्स कर देना, उसी की तरफ कर देना। तो आज तो मैंने कॉन्सेप्ट समझ रहा है, न्यूमेरिकल की बात कल करेंगे, ठीक है? आज सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात। अब आगे सुनो, ऐसे ही आपसे न्यूट्रल पॉइंट कह दे कि न्यूट्रल पॉइंट पहचानो,
तो न्यूट्रल पॉइंट कैसे पहचानेंगे उसका तरीका देखो। मान लो कि बेटा आपको ये दो चार्ज दे दिए, ये दो चार्ज, ये है Q1 और बेटा ये है Q2। ये दोनों मान लो बाई नेचर अभी सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, दोनों का जो नेचर है वो सेम है, नेचर जो है वो सेम है। बेटा मान लो कहेगा थर्ड चार्ज कहां पे रख दे कि फोर्स जीरो हो जाए, थर्ड चार्ज कहां पे रख दें कि फोर्स जीरो हो जाए। अब एक समस्या है, समस्या क्या है, हम अगर मिड पॉइंट पे रख दें चार्ज Q तो प्लस प्लस रिपल्सन, प्लस प्लस बाहर, प्लस प्लस बाहर, दोनों एक दूसरे को कर देंगे जीरो, दोनों एक दूसरे को जीरो कर देंगे। लेकिन एक समस्या सुनो, अगर आपसे कह दिया बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो आपके लिए समस्या है। भाई फोर्स तो आपने बता दिया कि व्हेन टू चार्जेस ऑफ सेम नेचर इट हैव थर्ड चार्ज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस सो दैट इट मे बी फोर्स जीरो। इतना तो आंसर पता चल गया कि दो चार्ज अगर नेचर में सेम है तो हमको बाहर नहीं रखना है, हमको उन दोनों के बीच में ही तीसरा चार्ज रखना है। अब कहां रखना है ये तो न्यूमेरिकल की कंडीशन बता सकती है, वैल्यू बता सकती है। अगर दोनों के चार्ज सेम है 10 कूलम 10 कूलम और डिस्टेंस 10 मीटर तो भैया पक्का है कि 5 मीटर में जीरो मिलेगा। लेकिन अगर एक 10 एक 20 है तो 20 वाला तो फील्ड में मजबूत है ना, उसके पास फोर्स ज्यादा है, और 10 वाला कमजोर है, तो भैया सीधे सीधे आप न्यूट्रल पॉइंट को शिफ्ट कर लेना किसके पास, जो कमजोर है, जो क्या है कमजोर है। मान लो थोड़ी देर के लिए हमने यहां माना था कि मॉड Q1 इक्वल मॉड Q2, ठीक है। अब हम मानते हैं कि लेट दैट कि मॉड Q1 इज हायर देन मॉड Q2। तो अगर बेटा ये Q1 है ये Q2 है, अगर Q1 Q2 से बड़ा हो गया तो ये पहले से मजबूत है, और डिस्टेंस कितनी मान लो D, तो भैया इसके पास में चार्ज रखना, जो कमजोर वाला है उसके पास में रखना, और मान लेना कि डिस्टेंस कितनी है लेट x, तो ये बच्चा ये कितनी हो जाएगी D माइनस। तो बेटा मॉड ये फोर्स ऑन वन मॉड फोर्स इसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के बीच का फोर्स इक्वल होना चाहिए इन दोनों के बीच के फोर्स के, तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी। ये तो कहानी तब है जब दोनों के नेचर सेम हो लेकिन मॉड किसी का बड़ा हो। अब एक समस्या है कि हो सकता है कि दोनों के नेचर भी अलग अलग हो, ये भी तो पॉसिबल है कि एक प्लस हो एक, तो ध्यान रखना बीच में तो कभी नहीं मिलेगा, ट्राई ही नहीं करना बीच में रखकर, मिलेगा ही नहीं। कहां मिलेगा आउटसाइड। अब समस्या आउटसाइड में दोनों आउटसाइड है, प्लस का भी बाहर है और माइनस का भी बाहर है, तो जो छोटा चार्ज हो जो स्मॉलर हो उसी के पास आपको मिलेगा, जो स्मॉलर होगा उसी के पास मिलेगा। अब जो भी स्मॉलर हो, ठीक है, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी वो बीच की डिस्टेंस से बड़ी होगी। अगर सोचो अगर बेटा हम यहां पर माइनस Q1 प्लस Q2 कर दें, डिस्टेंस 1 मीटर कर दें, इसका मतलब है यहां तो मिलने नहीं है, रख के देखो हमने Q रखा प्लस माइनस अट्रैक्ट, प्लस माइनस बाहर, ये तो ऐड हो गए, ये तो कहां जीरो होने वाले हैं, तो यहां नहीं मिलेगा। आप उसको यहां रखो या तो यहां पे या तो यहां, लेकिन जो अच्छा छोटा जो हो मान लो छोटा ये वाला है यहां रखना, तो डिस्टेंस क्या आपको बड़ी मिलेगी, बड़ी मिलेगी। एक्चुअल डिस्टेंस अगर Q2 से निकालोगे तो क्या 1 मीटर से छोटी मिल ही नहीं सकती, 1 मीटर से हमेशा बड़ी मिलेगी आपको। इतनी बात ठीक है। अगर दो चार्ज नेचर में सेम हो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एयरफोर्स बहुत पूछा जाता है। इफ टू चार्जेस ऑफ सेम नेचर so third charge placed where be placed so that force becomes zero, तो at the midpoint दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रख दो भैया, तो फोर्स कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, जब दोनों का नेचर सेम हो, मॉड सेम हो। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब एक बात बची कि आखिर स्टेबल और अनस्टेबल हम कैसे पहचाने, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। देखो बेटा मान लो थोड़ी देर के लिए, बतियाओ नहीं बेटा, ये चार्ज Q1 है, मान लो एक चार्ज Q है, और बेटा यहां पर भी चार्ज कितना है Q है। हमने बेटा यहां पर Q चार्ज रखा, Q चार्ज, आपको पता है कि फोर्स जीरो है, देखो प्लस प्लस बाहर प्लस प्लस बाहर,
मॉड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो बताओ हमको क्या मिला, क्या बीच में मिड पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट मिला। लेकिन अभी एक बात समस्या है, मैं इसको उठाकर यहां ले आया, इस चार्ज को उठाकर यहां पे ले आया, ठीक, अगर ये चार्ज इट के यहां पे आया सपोज दैट, तो ये और ये एक दूसरे को रिपल करेंगे क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, सेम नेचर का है, रिपल करेगा तो ये फिर से अपनी पोजीशन पे भागेगा, जहां था ये फिर से अपनी पोजीशन पे रिटर्न आएगा। तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये जो चार्ज है ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, आपने यहां पर चार्ज रखा, वो चार्ज को मैं पास लाया लेकिन रिपेल कर रहा है क्योंकि दोनों के अमाउंट सेम है, रिपेल करेगा फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भागेगा, मेन पोजीशन पे जहां से था। तो ये कैसा है, स्टेबल। लेकिन अगर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और यहां पे मिड पे चार्ज क्यू रखा, मिड पे चार्ज बेटा मैं इसके पास लाया तो ये खुद ब खुद भागेगा क्योंकि प्लस माइनस का अट्रैक्शन एक सर्टेन लिमिट में तो रुके रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे, क्योंकि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है एक डिस्टेंस ऐसी होगी जहां पर ये रेस्ट पे आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही उस डिस्टेंस से थोड़ा सा आप आगे लाओगे ये इसको खींचेगा, अब खींचेगा तो ये स्टेबल तो बचा नहीं। अब ये चार्ज कैसा हो गया, अनस्टेबल। ये चार्ज कैसा हो गया बेटा, अनस्टेबल। बोलो बात ठीक है, ये चार्ज कैसा हो गया, अनस्टेबल। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर सिमिलर चार्ज हैं, उनके बीच में चार्ज रखा है, उसको कहीं भी मूवमेंट कराओगे आप तो वो जाएगा तो रिटर्न वहीं आएगा, वो स्टेबल होता है। इसके कई क्वेश्चन नीट में पूछे जा चुके हैं मल्टीपल चॉइस में। वो अगर चार्ज में चेंज कर देता, कैसे चेंज कर देता है, मान लो ये बेटा यहां पर हम कर देते माइनस क्यू और यहां पे रख दिया -q/4। अब बेटा इसको मैं इधर लाया पास में तो ये यहां तो पहुंच जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। लेकिन एक समस्या है, अगर ये चार्ज -2q है, अगर ये -2q है तो ये अगर इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि मॉड बड़ा है। तो इसका मतलब है, समझते क्या मतलब हुआ, एक अनस्टेबल नहीं हुआ, सिर्फ इसकी बात नहीं कर सकते, अब सब अनस्टेबल हो गए। थोड़ा सोचो, एक 10 कूलम, एक 5 कूलम और बीच में रखा था 2 कूलम। मैं 2 कूलम वाले को 5 कूलम वाले के पास ले गया, ठीक, रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा लेकिन जो उधर अमाउंट है वो बड़ा है, मैक्सिमम है। अब वो क्या करेगा, जैसे वो अपनी न्यूट्रल पोजीशन को चेंज करेगा वो भी स्ट्रांगली रिपल्स करेगा। तो पोजीशन तो तीनों पार्टिकल की बदल गई। अभी तक क्या था, सेम अमाउंट थे, उसी पोजीशन को रिटर्न कर रहा था। लेकिन तो इसको समझाने के लिए बुक में कहानी लिखी रहती है कि इफ नेट फोर्स 0, अगर लगने वाले चार्जेस पर सारे फोर्स 0 आ रहे हैं तो वो सब अनस्टेबल होंगे, वो सब क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन इसका याद करने का ये तरीका बेहतर नहीं है। कुछ बुक्स कहती है कुछ सरल तरीके से याद कर लो। इसका सबसे अच्छा तरीका न्यूमेरिकल, क्योंकि थ्योरेटिकल ये क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। अगर 2 चार्ज सेम नेचर के हैं, उसके बीच में कोई चार्ज रखा है बेटा, तो ध्यान रखना अगर उसकी पोजीशन को आप चेंज करोगे तो फिर रिटर्न हो जाएगा, वो स्टेबल रहेगा, ठीक। और अनस्टेबल कब रहेगा कि चार्ज को प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही आपको पता है ना कि हम एक बात पढ़ते थे, क्लोजेस्ट अप्रोच, 2 चार्ज एक दूसरे के पास कितना कितना आ सकते हैं, उसके पास नहीं आएंगे फिर वो वापस दूर भागेंगे। तो ऐसे सर्टेन लिमिट है कि इतने तक ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जैसे ही चार्ज थोड़ा आगे बढ़ाया ये खींच लेगा, तो स्टेबल बचे ही नहीं। अब वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। बोलो बात ठीक है। स्टेबल अनस्टेबल को समझाने के लिए एक कहानी भी है, अभी सुना होगा ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। चले जाओगे तो क्या होगा, तो कह रहा फंस जाओगे। तो कहानी का मतलब इसलिए समझा रहा हूं, हर चीज को समझो भाई। किसी भी चीज को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल जरूरी है। तो 2 चार्ज अगर सेम नेचर के हैं, बीच में थर्ड चार्ज रखोगे तो वो स्टेबल ही रहेगा। अगर अट्रैक्शन हो रहा है
तो वो स्टेबल नहीं होगा, वो कैसा बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। ठीक है, इतना नोट कर लो पहले। ठीक है, अब सारे फोर्स के सारे फिनोमिना हो गए। आपको फोर्स के बाद अब थोड़ा सा दिमाग एक बात और लगाना लास्ट में बेटा। अगर मान लीजिए हमसे कि फोर्स के टाइप आपको बता चुका हूं कि प्लस प्लस है, तो अगर प्लस प्लस है तो कैसा होगा, रिपल्स होगा, और माइनस माइनस हो तो कैसा होगा, और प्लस माइनस हो तो क्या होगा, अट्रैक्ट। ये पता है ना कि प्लस प्लस है तो रिपल, माइनस माइनस है तो रिपल, और प्लस माइनस है तो आपने सुना होगा टू लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्स करते हैं, और जो अपोजिट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। कितने लोग खुश हो जाते हैं उस नाम को सुन के, हम विजातीय आवेश हैं। विजातीय आवेश समझते हो ना, हिंदी में इसको विजातीय कहते हैं, इंग्लिश में अपोजिट चार्ज कहते हैं। हिंदी पढ़ा करो कभी कभी, जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ऐसे ही बेटा हमारा कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहां से फोर्स का फिनोमिना खत्म हुआ, अब यहां से शुरू हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो बेटा आपको पता है कि हम लोग कौन है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, हमारे बगल में पापा खड़े हो गए, टेस्ट चार्ज। उनको देखते ही एक हमारी लाइट बंद हो गई, तो जिस एरिया में बंद हो गई उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। भाई पिताजी की भी एक रेंज है ना, कब तक तुमको देख सकते हैं, गली के बाहर। हाँ, गली के बाहर तक। तो जहां तक जिस रेंज तक देख सकते हैं वही रेंज को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हमारे पास बेटा एक सोर्स चार्ज है, क्यों, ये सोर्स चार्ज। हम एक काम करते हैं, इसके आसपास एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, और टेस्ट चार्ज हमेशा सोर्स चार्ज से बहुत छोटा होता है। अब मान लो बेटा ये सोर्स चार्ज है और यहां पर हमने रखा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मान लो Q0 है बेटा, Q0 Q से बहुत छोटा है। लोग बुक्स में तो कहते हैं सिर्फ यूनिट होता है, एक कूलाम होता है, एक कूलाम होता है, और ये इस पे इफेक्ट नहीं डाल सकता। मतलब ये सिर्फ एज्यूम है कि माना गया है, ये इस पे कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है। तो बेटा कह रहा कि एक रीजन होगा, एक क्षेत्र होगा जितने में ये या तो अट्रैक्शन करेगा या तो रिपल्सन करेगा। तो जिस भी रीजन में ये अट्रैक्शन और रिपल्सन करेंगे उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिर से ध्यान सुनना, किसी टेस्ट चार्ज की वजह से सोर्स चार्ज पे या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। तो जितने भी रीजन में होता है, जितने भी क्षेत्र में होता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं लोग रियल फील्ड है कि अपैरेंट फील्ड है, तो रियल फील्ड है। कैसी फील्ड होती है, रियल। हम कौन है, हम सोर्स चार्ज है। अब सोर्स चार्ज के पास में जब टेस्ट चार्ज रखोगे तो या तो कह रहा फिनोमिना अट्रैक्शन का होगा, मतलब ये इस पे फोर्स लगाएगा। बिल्कुल सही, सिंगल चार्ज फोर्स लगा ही नहीं सकता, किस पे लगाएगा, सिंगल चार्ज फोर्स नहीं क्रिएट कर सकता। तो फोर्स को लगाने के लिए चार्ज चाहिए। तो कह रहा जैसे आपने Q0 लगाया तो प्लस प्लस रिपल्स हो गया, तो रिपल्स हो गया तो फोर्स कहां चला गया, बाहर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चला गया बाहर। मतलब आपको रीजन मिला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस टेस्ट चार्ज की वजह से बाहर चला गया। हो सकता था कि सोर्स चार्ज नेगेटिव हो सकता था, तो ये क्या करता, अट्रैक्ट। तो आपको पता ही है पर्टिकुलर रेंज, ऐसा तो है नहीं पॉसिबल इनफाइनाइट तक चलेगा। एक रेंज होती है, सर्टेन रेंज तक अट्रैक्शन होता है और रिपल्सन होता है। तो उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो आप लिख सकते हो दैट फील्ड वेयर अट्रैक्शन और रिपल्सन, या तो अट्रैक्शन हो या तो रिपल्सन हो, ड्यू टू टेस्ट चार्ज। किसकी वजह से बेटा, टेस्ट चार्ज की वजह से। दैट रीजन इज नोन एज, उसी रीजन को, क्षेत्र को, दैट रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी फील्ड को क्या कहते हैं, कुछ लोग इंटेंसिटी ऑफ फील्ड कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कहते हैं। तो सब एक ही नाम है बेटा। तो इक्वल बच्चा क्या होता है, इक्वल होता है बेटा F अपान Q0। F अपान Q0 बेटा, Q0 क्या है, लेकिन न्यूमेरिकल में लोग इसे भूल जाते हैं। हर चार्ज यहां रख दिया जाता है, ठीक, सिर्फ थ्योरी में बोला जाता है टेस्ट चार्ज, बाकी न्यूमेरिकल में सब चार्ज यहां रखे जाते हैं। तो F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, अभी आप पढ़ चुके हैं, क्या था, K Q1 Q2 अपान R²। तो क्या बेटा यहां के हिसाब से चलो तो K Q1 की जगह
क्यू Q2 की जगह Q0 डिस्टेंस, मान लो कितनी डिस्टेंस तक तो होगा ही, मान लेते हैं कितनी डिस्टेंस है R, तो अपॉन में Q0 Q0 Q0, तो बताओ क्या मिला, KQ अपान R स्क्वायर। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितनी है, KQ बाई R स्क्वायर, मतलब E प्रोपोर्शनल 1 अपान। आप सोर्स चार्ज से जितना दूर जाते जाओगे फील्ड उतनी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। भाई आप थोड़ा दिमाग फिर लगाओ, इस सोर्स चार्ज के 1 मीटर के बाद टेस्ट चार्ज है तो फील्ड ज्यादा होगी, 2 मीटर पे चले गए फील्ड कम हो गई, 4 मीटर पे चले गए तो फील्ड और कम हो जाती है। इतनी बात ठीक है। तो बेटा ये इक्वल ई प्रोपोर्शनल 1 अपान। अब एक बात और, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, अब थोड़ा सा और दिमाग लगा लो बेटा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो सक्षम इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जाती है बच्चा, आउटसाइड, ठीक, बाहर की तरफ जाती है। कहां से, गिवन पॉइंट से। वो चार्जिंग दे रहा है, कोई दिक्कत है ना, चार्जिंग दे रहा है, थोड़ा सा दूर हो जाओ उससे दूर हट जाओ, वो चार्जिंग है उस। तो ई कहां बेटा, आउटसाइड, अवे हो जाएगा बेटा। कहां से, गिवन पॉइंट, जो तुमको पॉइंट दिया गया हो, ठीक। जैसे पापा ने घर का पॉइंट दिया, उनको देखते ही बाहर भागते हो, बाहर की तरफ। और माइनस अगर है तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, माइनस को देखते इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अंदर की तरफ। कहां से बेटा, फ्रॉम द गिवन पॉइंट, है ना। जैसे किसी को देखा तो मन में ख्याल आया, उसी के पीछे गए, जब तक घर का एड्रेस नहीं पता चला तब तक गए, फिर बाद में फोन नंबर के लिए वो आगे आएगा भी। तो अभी तो हम एड्रेस पे पहुंच रहे हैं, फिर फोन नंबर की चर्चा करेंगे, ठीक। तो बेटा प्लस है तो फील्ड कहां जाएगी, बाहर, और माइनस है तो टूवर्ड्स, उसी की तरफ आ जाती है। इतनी बात ठीक। अब थोड़ा सा और, इक्वल एफ अपान क्यू नॉट। बच्चा एक दिमाग लगाओ, सबको पता है कि क्वांटिटी कैसी, वेक्टर है भैया, डायरेक्शन दे रही है, प्लस है तो आउटसाइड, माइनस है तो इनसाइड, इसका मतलब क्वांटिटी कैसी, वेक्टर। बेटा यूनिट क्या बनी, न्यूटन पर कूलाम, यूनिट बन गई न्यूटन पर कूलाम। और बच्चा डायरेक्शन हो गई प्लस के लिए आउटसाइड और माइनस के लिए इनसाइड, ठीक। इतनी बात। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लोग पावर के नाम से भी कहते हैं, तो दो नाम पॉपुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एफ अपान क्यू नॉट, फील्ड स्ट्रेंथ का है एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है। एफ कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर से मेरी बात को समझ लो, आपके पास एक सोर्स चार्ज है, ठीक, हमें कैसे फील्ड मिले, तो हम एक काम करते हैं, उसके अराउंड में एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं। अगर वो अट्रैक्शन करेगा तो फोर्स अंदर जाएगा, तो पता चल जाएगा कि यहां अपेरेंट फील्ड बनी थी। अगर वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो सर्टेन लिमिट तक तो करेगा, एक लिमिट होगी, उस लिमिट तक जहां रिपेल करेगा, इसका मतलब वो क्राइटेरिया जो रीजन है, उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इतनी बात ठीक है। जैसे कभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट वहां पर भी देखा होगा, जैसे आप कभी जैकेट पहन लेते हैं, जब स्किन के कांटेक्ट में सिर्फ जैकेट रहती है, तो वहां पर जब से आप जैकेट को जब उतारते हैं तो वहां पर रेसेस, आपको कुछ वाइब्रेशन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जिसको कहते हैं, हल्का सा आपको ऐसा फील होता है करंट की तरीके, ठीक। तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपने टीवी स्क्रीन पे चलती है, तो आपने जैसे स्किन को पास में लाओ, तो वो आपने देखा होगा कि जो हेयर होते हैं स्किन के, थोड़े से खड़े हो जाते हैं सीधे, किस फिनोमिना से, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। आप सर्टेन लिमिट दूर रखोगे कुछ नहीं होगा, एक लिमिट है कि किस सोर्स चार्ज जो है वो अट्रैक्शन फील कर रहा है कि रिपल्सन फील कर रहा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव, बट इट कांट डिफेक्ट ऑन सोर्स चार्ज। ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज इतना छोटा होता है कि सोर्स चार्ज पे इफेक्ट नहीं डाल सकता है। अगर इफेक्ट डालेगा तो फील्ड कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, तो फील्ड कांस्टेंट कहां रही, फील्ड तो बदल जाएगी। इतनी बात ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं कहता इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज, तो मैंने यही बता दिया, E इक्वल KQ बाई R स्क्वायर या E प्रोपोर्शनल 1 अपान R स्क्वायर। अच्छा एक बात सोचो, क्या मैं चार्ज को वेरिएबल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। चार्ज अगर वेरिएबल होगा तो तीन चीजों पे डिपेंड हो जाएगा,
लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज वेरिएबल हो गया तो चार्ज कितने में डिपेंड हो जाएगा? तीन चीजों पे। अगर बेटा चार्ज कैसा हो जाए? वेरिएबल हो जाए तो कितने पे डिपेंड है बेटा? पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बच्चों? लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा कहते हैं। लैम्डा इक्वल क्यू अपान एल होता है। ठीक, ये 1D के लिए लगता है, ओनली 1D। 1D में कौन? रॉड है, रिंग है, वायर है, ये सब 1D होते हैं। ठीक, दूसरा बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। और सिग्मा इक्वल क्यू अपान ए होता है। इसका 2D होता है। 2D में कौन? रेक्टेंगुलर लैमिना भी होता है, 2D में डिस्क भी होती है, 2D में सॉलिड सिलेंडर भी होता है। ये सब 2D में आते हैं। अब 3D उसमें थर्ड बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कह रहे हैं रो, तो रो इक्वल क्यू अपान वी। ये किसमें अप्लाई होता है बेटा? 3D में, स्फेयर में, कोन में, ये सब 3D स्ट्रक्चर में अप्लाई होता है रो। ठीक, अगर इन प्रॉपर्टी को देखकर दो चीजें कॉमन हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाती है और गॉस लॉ भी लग जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट पहले। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बेटा ये मान लो आपसे रिंग दे देता है, शादी वाली रिंग नहीं, मतलब जो रिंग हाँ, शादी वाली रिंग के नाम से मन में लड्डू फूटा। पढ़ लो बच्चा, नहीं पढ़ोगे तो खरीदनी पड़ेगी। हाँ, जमाना बदल चुका है। सिवन करा, मेरा नहीं बदला। मेरे पास 20 बीघा जमीन सूख रही है। पुदीना खेती है, शाबाश। चलो आ गया। अब देखो बेटा पवेलियन, वापस आओ। ये तीन फिनोमिना हमारे पास है। अब इस तीन फिनोमिना को जरा समझो बेटा। अगर हम आपसे कह दें ये रॉड है, ठीक, ये रॉड यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी लेंथ बेटा L है। बेटा यहां से A डिस्टेंस पर पॉइंट P है और पूछ रहा है P पे फील्ड बताओ। P पे फील्ड बताओ। तो P पे फील्ड निकालने के लिए E इक्वल के क्यू अपान L A प्लस L, ये फॉर्मूला होता है। E इक्वल के क्यू अपान L A प्लस L। आप चाहो तो इसका डेरिवेशन कर सकते हो। कैसे? हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक काम करें, यहां पर एक स्ट्रिप काट देते हैं। ठीक, अब इस स्ट्रिप का जो चार्ज है वो dq, इस स्ट्रिप का चार्ज कितना? dq। तो बताओ d कितना मिलेगा? k dq बाई मान लो कितनी डिस्टेंस पर x, तो अपान x स्क्वायर। क्या बच्चा याद है कि लैम्डा इक्वल dq अपान dx, लैम्डा इक्वल dq अपान, तो बताओ dq के प्लेस पे क्या लिखोगे? लैम्डा dx। dq के प्लेस पे क्या लिखोगे? तो जरा dq के प्लेस पे लैम्डा dx लिखोगे तो k बेटा लैम्डा dx अपान x स्क्वायर, अपान में x स्क्वायर। बेटा सोचो, इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dE, बताओ जरा लिमिट बोलो, तो L से चलकर पूरा यहां तक आओगे, तो L से लेकर L प्लस A तक बेटा। तो इसको करो, इंटीग्रेशन ऑफ dE इक्वल बेटा k का होगा नहीं बेटा, लैम्डा का होगा नहीं, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो शायद -1 अपान x आता है, -1 अपान x आता है। कहां से कहां बेटा? L से लेकर L प्लस A तक। क्या आपको याद है? इस माइनस को चाहो तो बाहर कर लो, नहीं करना है कोई बात नहीं। तो इसकी जगह बेटा ये लिमिट लगाओगे, इसकी जगह ये लिमिट लगाओगे। और लैम्डा कितना है? टोटल लैम्डा, पूरे का लैम्डा कितना है? तो सबको पता है, पूरे का लैम्डा इक्वल क्यू बाई एल, जितनी उसकी लेंथ जितनी उसकी। आप इसका सोल्यूशन कर लेंगे आगे। सोल्यूशन करने में आपको मिल जाएगा E इक्वल के क्यू अपान L A प्लस L। ये हमारे पास हो गई रॉड। ऐसे ही बेटा
ऐसे ही पूरा डेरिवेशन बताएंगे, टाइम बहुत वेस्ट होगा, आप इसके आगे आपका लीजिएगा। ठीक, अब सोचो, मान लो बेटा इसी पोजीशन पे हमारे पास रिंग दे दे और रिंग पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है, आप निगेटिव ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं बेटा। मैंने इसकी रेडियस को r माना, इसकी एक्सेस को बेटा x माना और कहा इस पॉइंट पे जरा हमको फील्ड बता दो, इस पॉइंट पे। तो क्या आपको कुछ ये टॉपिक ऐसा नहीं लग रहा कि मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, याद आया? ठीक, अब सुनो, ऐसे ही बेटा आप चाहो तो इसका भी तरीका कर सकते हो। कैसे? यहां पर स्ट्रिप काटी, ठीक, इसके लिए फील्ड बाहर प्लस के लिए फील्ड, ये कितना डीई, कितना बेटा? इसको मैंने अपैरेंट बढ़ाया तो कह रहा ये एंगल कितना थीटा, तो ये कितना डीई कॉस थीटा, तो नीचे वाला डीई साइन, ऐसे इधर काटा डीई कॉस थीटा, डीई साइन थीटा। तो बताओ नेट फील्ड कितनी? इक्वल इंटीग्रल ऑफ डीई कॉस, बोलो बात ठीक, एंगल कितना बच्चा? थीटा। ठीक है, आपको डी की वैल्यू पता है, के डी क्यू बाई जितना तुम माने हो, कितना माने हो मान लो जितना तुम माने हो, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आपको सब निकालना आता है, पाइथागोरस थ्योरम से इसका सॉल्यूशन करेंगे। cos थीटा की वैल्यू रखेंगे, cos थीटा इक्वल बेस अपान हाइपोटेनस होता है, बेस बेटा सामने आर है, हाइपोटेनस ये, इसका सॉल्यूशन आप करेंगे। तो मैं इसका सॉल्यूशन थोड़ा आगे कर देता हूं। तो अगर इसको सॉल्यूशन करोगे तो बताओ यहां पर कितनी वैल्यू रखूं बेटा मैं? डीई, बच्चा डीई बताओ, छोटे जिस चार्ज से निकाल रहे हो, चार्ज कितना, किस चार्ज से कितनी दूर निकाल रहे हो? आर, तो बच्चा आर स्क्वायर, बोलो बात ठीक, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। जहां से स्ट्रिप काटना और जहां पे चाहिए तो वही डिस्टेंस लेना। ठीक, अब सोचो बेटा, हमने रखा E इक्वल इंटीग्रल ऑफ डी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक बेटा, क्या करूं? के को बाहर कर लो, आर स्क्वायर बाहर कर लो, कॉस थीटा को बाहर कर लो। ठीक, अब सोचो बेटा, तो E इक्वल के बाहर और क्या बाहर? कॉस थीटा बाहर, आर स्क्वायर बाहर, डी क्यू पूरे का चार्ज, सब समझदार हो, क्यू मिलेगा, पूरे का चार्ज क्यू। तो बेटा E इक्वल के क्यू कॉस थीटा बेस अपान बेस कितना आर, हाइपोटेनस एक्स, सॉरी एक्स अपान आर, बेस कितना एक्स और हाइपोटेनस कितना आर, तो कितना मिला? एक्स अपान आर, तो बन गया आर। आप चाहो तो आपको नहीं अच्छा लग रहा अलग अलग कर लो, बोलो ठीक। अब बताओ इक्वल के क्यू एक्स, क्या बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहूंगा पाइथागोरस से, आर स्क्वायर प्लस, कैसे समझ में आ गया ना ये? हाँ, तो कैसे बेटा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बच्चा इस आर को निकालने के लिए अंडर रूट लगा दूं? तो अंडर रूट लगा देता हूं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बेस इक्वल टू पावर ऐड हो गई, तो बताओ इक्वल के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। बोलो बात समझ में आई? एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्सेस की डिस्टेंस, रिंग के सेंटर से एक्सेस की डिस्टेंस है, और रिंग की रेडियस है। अगर बेटा अगर ये एक्स आर से बहुत बड़ा है तो ये आर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ये एक्स आर से बहुत बड़ा है तो आर को छोटा मानोगे 0, आर को अगर 0 कर लोगे बेटा तो यहाँ बचेगा क्यूब और एक पावर खत्म हो जाएगी, तो फिर बन जाएगा पॉइंट चार्ज। क्या बन जाएगा? पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर। बोलो बात ठीक है। लेकिन कंपटीशन का भरोसा नहीं, कहो कैसे रेडियस 3 सेंटीमीटर चाहिए 5 में, तो 3 और 5 तो क्लोज हो गए, तो हटा नहीं सकते, फिर आपको पूरा मेथड लगाना पड़ेगा। बात समझ गए? और अगर कहता है कि रेडियस 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर में चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर से बहुत छोटा होता है, आप उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं।
लेकिन 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। बोलो इतनी बात समझ गए? ठीक, आगे बढ़े। ठीक, अब देखिए इसी के बाद अगर मान लो आपके पास वो स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, मान लो आपसे कहते इनफाइनाइट बना है, इनफाइनाइट वायर है। कैसा बेटा वायर है? इनफाइनाइट। हेडिंग नहीं पड़ी, क्षमा चाहता हूं, लेकिन बोल रहा हूं, हेडिंग को ध्यान मत दीजिएगा, अपने मन से डाल लीजिएगा। इनफाइनाइट वायर है, पॉजिटिव है निगेटिव है, इससे आर डिस्टेंस पर, फिर वही कहानी पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पर। वैसे डेरिवेशन अभी आपको आगे फिर मिलेगा। कहां मिलेगा? गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में। तो मैं अभी फॉर्मूला तुमको बता देता हूं। E इक्वल के 2 लैम्डा बाई आर, के 2 लैम्डा बाई, आप चाहो तो लैम्डा को क्यू बाई एल से चेंज कर सकते हो, लैम्डा को क्यू बाई एल से चेंज कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशन नहीं आता, न्यूमेरिकल आता तो याद कर लो बेटा। इसको याद कर लोगे, थोड़ी मेहनत जरूर पड़ेगी, लेकिन आपको कंपटीशन में बड़ा आराम मिलेगा। इस फॉर्मूले के जो लास्ट मिल रहे हैं इनको याद कर लीजिए, तो आपको टाइम बचेगा। आपको ऐसे ही बेटा हो सकता है सेमी इनफाइनाइट दे दे, क्या कर दे बेटा? सेमी इनफाइनाइट। ये तो पूरा उसने इनफाइनाइट कर दिया, मान लो सेमी इनफाइनाइट कर देता है, तो सेमी इनफाइनाइट कहते ही, अब देखो ध्यान से बेटा, सेमी इनफाइनाइट का मतलब यहां लिमिटेड है, लेकिन यहां पर, ठीक बेटा, मान लो यहां पूछ रहा है, वो ध्यान समझना, मान लो कितनी डिस्टेंस x पे, तो सोचो बेटा x में चला प्लस के लिए बाहर ex, प्लस के लिए बाहर ex। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि ये कैसा है? फाइनाइट साइज का है, फाइनाइट, एक बॉटम से है, तो अगर हम y में निकालें तो ये y में फील्ड जाएगी उसकी, इस चार्ज के लिए y में फील्ड नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि ये भी रिपल करेगा पॉइंट से ये भी रिपल और ये भी रिपल। अभी तो आपने कहा प्लस के लिए फील्ड बाहर जाती है गिवन पॉइंट से, तो प्लस के लिए x में कहां चली गई? बाहर, और y में कहां चली गई? बाहर। तो बताओ क्या ऐसा नहीं लग रहा रिजल्टेंट कुछ 20 से जाएगा? रिजल्टेंट कहां जाएगा? क्या आपको वेक्टर का एडिशन याद आया? अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस 2EX EY cos 90, और cos 90 0 है, cos 90। तो क्या बच्चा? E इक्वल अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस बेटा E, तो मैं EX EY का मॉड सेम ही है बिल्कुल, देखो मॉड दोनों के सेम, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं अंडर रूट 2E, बोलो कोई दिक्कत? अब मैं EX का लिख दूं और चाहे EY का लिख दूं। ये कैसा वायर था? सेमी इनफाइनाइट। कैसा वायर था? सेमी इनफाइनाइट। ये कैसा वायर था? इनफाइनाइट। वो क्या थी? रिंग। क्या थी? रिंग। ऐसे ही बेटा मान लो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बेटा कुछ इस तरीके से दे दिया, ठीक, कुछ इस तरीके से दे दिया, यहां पर बेटा प्लस, फिर क्या करूं? अब देखो ऐसी पोजीशन में सबसे पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो, ये O है, ठीक, ये एंगल अल्फा है। ध्यान दो, यहां पे अगर हम चार्ज लेंगे DQ तो फील्ड कहां जाएगी? बाहर। अगर हम यहां पे चार्ज लेंगे DQ तो फील्ड कहां जाएगी? बाहर। फील्ड कहां जाएगी? सोचो जरा, अगर फील्ड बाहर गई, ये अल्फा है, तो एक कंपोनेंट नीचे बनेगा, इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा, और परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट कहां जाएगा? बाहर। ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट कहां जाएगा? इस तरफ, और एक कंपोनेंट कहां जाएगा? नीचे। तो ये वाला कंपोनेंट तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो ये कौन से थे? DE cos थीटा, और कौन से ऐड हो गए? DE sin थीटा। यहां थीटा नहीं है, यहां थीटा नहीं, कितना है? अल्फा है। बोलो ठीक बात? तो अब देखो इसको क्या तरीका आपके पास, याद करो। E इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर अल्फा, के क्यू बाई आर स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला, और उसमें 2 साल पहले एक न्यूमेरिकल भी आया था जेई में। E इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर अल्फा, ध्यान रखना अल्फा रेडियन में, अल्फा रेडियन में, डिग्री में ना रख देना, अल्फा को किस में रखोगे? रेडियन में रखोगे। अच्छा सोचो, ये तो अल्फा बाई 2 ये है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, ये अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। अब थोड़ा सा एक बात सोचो, क्या आपको पता है, लैम्डा इक्वल क्या होता है? क्यू बाई एल। लैम्डा इक्वल क्यू बाई एल। बेटा लैम्डा जो होता है वो होता है क्यू बाई
L। क्या आपको पता है लेंथ को कुछ और भी कहते हैं? क्या आर्क और रेडियस में लेंथ को कुछ और कह सकते हैं? ये स्ट्रिप काटी, ये स्ट्रिप, ठीक, ये कितना अल्फा। अब ये अल्फा है, तो बताओ आर्क, ये जो आर्क है, क्या आपको पता है एंगल इक्वल आर्क अपान रेडियस होता है? एंगल इक्वल आर्क अपान, तो एंगल कितना अल्फा, आर्क कितना पता नहीं, छोड़ो, अपान रेडियस कितनी आर, अपान रेडियस कितनी, तो क्या एल है, ये लेंथ कितनी है, इसको डिस्टेंस से तो कहते हो। तो बताओ क्या एल की जगह आर अल्फा लिख सकता हूं? एल की जगह, तो क्या बचा क्यू अपान एल, और एल की जगह आर अल्फा। क्या यहां पर लिखा है क्यू अपान आर अल्फा? एक आर लिखा है ना, तो क्या बना दूं मैं, इक्वल के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, और यहां कितना बन गया साइन अल्फा बाई, तो बोलो बात ठीक है, इक्वल कितना के लेमडा बाई आर और साइन अल्फा बाई 2। क्योंकि मैंने लेमडा में क्यों बताया, क्योंकि आपको चार्ज डेंसिटीज देगा, यहाँ पर आपको चार्ज हो सकता है ना दे, अगर चार्ज नहीं देगा तो आप चार्ज डेंसिटी आपको रखनी पड़ेगी। तो ये था कि अगर आपको हेमिस्फेरिकल फॉर्म में दे देता है तो हम कैसे फील्ड निकालें, इक्वल के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, या ये याद कर लो या तो ये याद कर लो, के क्यू बाई आर स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा बाई 2। कर इसको भी सकते हैं, यहां से स्ट्रिप काटनी पड़ेगी, स्ट्रिप काटने के बाद इसके कंपोनेंट फिर से बनाने पड़ेंगे और फिर वही पोजीशन आ जाएगी हमारे पास। तो पहले इतना नोट कर लें। चलिए अब देखो, ऐसे ही बेटा अगर आपसे जैसे कभी लास्ट ईयर एक एमसीक्यू पूछा गया था कि जो रिंग होती है हमारे पास, रिंग का जो आपने फॉर्मूला अभी बनाया था, इसकी रेडियस जो है वो बेटा कितनी थी, आर थी, इसकी रेडियस आर थी और एक्सिस की डिस्टेंस एक्स थी। तो आपने प्रूफ किया था इक्वल के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक, एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाए तो कब होती है मैक्सिमम, तो भैया एक्स होता है प्लस माइनस आर बाई रूट 2, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। ठीक, कैसे, आपको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जीरो होना चाहिए। अगर फिजिक्स में आपको पता है, जैसे 11th क्लास में कंजर्वेटिव फोर्स जब पढ़ाया गया होगा तो वहां पर एक कहानी बताई गई होगी, डी एफ अपॉन डी आर शुड बी जीरो। जो फोर्स होता है उसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन जीरो कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो इसका मतलब है जो डीई है, डीई वो डीएक्स के रिस्पेक्ट में जीरो होना चाहिए, तो ये आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो अगर इसका ग्राफ पूछा गया था लास्ट ईयर किसी एग्जाम में, तो कैसे ग्राफ बनाओगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो प्लस में बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक, ये जो सिचुएशन है बेटा, ये प्लस का आर बाई रूट 2 है, प्लस का आर बाई रूट 2, यहां सबसे मैक्सिमम होगी, फिर घट जाएगी। ऐसे बेटा माइनस में कहोगे तो माइनस में कैसे बनेगी, ठीक, यहां पर हो जाएगी माइनस आर बाई टू। ये इसका ग्राफ था, किसका, इसमें रिंग वाले का। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लीजिए, ये चीज याद कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिंग में फील्ड मैक्सिमम है, पूछेगा कहां पे, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आर बाई रूट 2 होनी चाहिए। अब आया बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जो ये टॉपिक तो नहीं पूछा जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक पूछा जाता है फील्ड वाला। ठीक, तो डायपोल मोमेंट तो सबको पता ही है कि दो स्मॉल और इक्वल चार्ज हो, बाय नेचर अपोजिट हो, उनको स्मॉल डिस्टेंस पे अरेंज करा दो, तो उसी को अरेंजमेंट को डायपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। जैसे आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में पोलर एंड नॉन पोलर सुनी है, अगर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाए तो वो पोलर होता है, वो पोलर होता है। मतलब H प्लस Cl माइनस, तो H प्लस Cl माइनस का जो सेंटर है पॉजिटिव और निगेटिव का कोइंसाइड मिड सेक्शन पे कर जाए तो पोलर होते हैं, और अगर कोइंसाइड का सेक्शन जो है मिड पॉइंट से इधर उधर हो जाए तो नॉन पोलर होते हैं।
इसका एक फॉर्मूला आपने पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के डेरिवेशन में पढ़ा होगा, Q इक्वल क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान के। नहीं पढ़ा है तो भी वीडियो आएगा तो फिर आपको बताऊंगा वो क्या होता है, ठीक है। तो अगर बेटा डायपोल मोमेंट कहें तो P इक्वल क्या होता है, मॉड ऑफ Q इंटू 2L। मैं ये इसलिए बता रहा था ये 2L कहां से आया, जैसे H प्लस और Cl माइनस का जो मिड सेक्शन है कोइंसाइड कर जाए, तो कोइंसाइड करा जितना प्लस उतना माइनस, तो ये डिस्टेंस होती है L और ये डिस्टेंस भी होती है L, इसीलिए इसे 2L कहते हैं, ठीक। इसलिए डायपोल मोमेंट है क्या, तो डायपोल मोमेंट प्रोडक्ट है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस। बेटा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो प्रशांत माइनस से प्लस होती है, माइनस से प्लस, फील्ड के जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लस से माइनस और डायपोल जाता है बेटा माइनस से प्लस। बेटा माइनस का मतलब स्ट्रांग मजबूत है और प्लस का मतलब वीक है। फील्ड हमेशा जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है वो कहां चलती है, वीक से स्ट्रांग की तरफ, वीक से स्ट्रांग की तरफ। और जो डायपोल मोमेंट होता है वो चलता है स्ट्रांग से वीक की तरफ। ये कहानी पोलर और नॉन पोलर में बताई जाती है। तो बेटा P तो पता चल गया, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। यूनिट पता है कूलम इंटू मीटर, आपके यहाँ एग्जाम में भी आया था। डिवाइस द यूनिट ऑफ CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डिवाइस किसकी यूनिट है, डायपोल मोमेंट की है, लेकिन कौन सी है, CGS है, ठीक। ये हो गया P। ऐसे ही बेटा अगर हम इसी में एक क्या करूं कि यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल को रख दूं, तो डायपोल तो समझ गए ना कौन है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। उनको कहां अरेंज कर दे बेटा, स्मॉल डिस्टेंस पर अरेंज कर दे, तो उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं। उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, डायपोल। तो बेटा हम काम करें यहां पर यूनिफॉर्म फील्ड ले लें, यूनिफॉर्म फील्ड ले लें। इस यूनिफॉर्म फील्ड में बच्चों हमने क्या किया, एक डायपोल रखा एट एंगल ऑफ थीटा, ये माइनस Q है और ये प्लस Q है, ठीक। तो बच्चा ये हम सेपरेशन मिला लेते हैं, ये सेपरेशन मिला लेते हैं। तो ये सेपरेशन मिला लिया तो ये 90 डिग्री इस एंगल को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो बेटा माइनस Q प्लस Q के बीच की डिस्टेंस कितनी, 2L। ये बेटा यूनिफॉर्म फील्ड है। बेटा बताओ प्लस के लिए फील्ड कहां जाती है, बाहर, तो फोर्स भी कहां जाएगा, बाहर जाएगा। तो बताओ बेटा F कितना, EQ। बेटा F कितना, EQ। माइनस के लिए 2 वर्ड्स, तो बताओ F इक्वल EQ। क्या वेक्टर एडिशन से ऐड करोगे तो नेट F 0 आएगा, नालायकों बताते रहो। वेक्टर एडिशन से ऐड करोगे तो नेट फोर्स कितना आएगा, कैसे, प्लस है तो बाहर इस तरफ, माइनस है तो उसी तरफ। कहां फिजिक्स में ऐड कर सकते हो, दोनों के डायरेक्शन को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए भैया एक को प्लस करो एक को माइनस, तो नेट F कितना। ध्यान रखना अगर डायपोल यूनिफॉर्म फील्ड में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है। ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, उस पर नेट फोर्स 0 होता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि हम टॉर्क निकाल लें। आपने टॉर्क खूब पढ़ा है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्लास 11th, टॉपिक था टॉर्क, चैप्टर रोटेशनल मोशन। याद आया, नहीं याद आया, नहीं याद आया तो व्हील देखा, व्हील 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 को ऐसे पकड़ो, तो व्हील को ऐसे पकड़ो तो एक्सल है वो उसकी लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक। और लाइन ऑफ एक्शन से ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अब इसको ऐसे घुमाओ तो एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स, इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऊपर का फोर्स इनटू ये डिस्टेंस बीच वाली और नीचे का फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, इसी को लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं रोटेशनल मोशन में, ठीक। तो टॉर्क होता क्या है बेटा, R क्रॉस F। बेटा R कितना है, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये थीटा, ये 2L, तो ये वाली कितनी, अरे समझदार निकाल लेना यार, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इक्वल 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 सॉल्यूशन कर लेना 2L साइन थीटा, ठीक बेटा। तो R कितना, 2L साइन थीटा, F कितना होता है, EQ। अभी तो आपने बताया F कितना, EQ। क्या बेटा Q इंटू 2L को देखकर याद आया P होता है, तो बताओ क्या बना, PE साइन थीटा।
तो टॉर्क टाउ इक्वल पीई साइन थीटा। अगर आपसे कहे टॉर्क मैक्सिमम कब होगा बेटा, तो टॉर्क मैक्सिमम तभी होगा जब डायपोल मोमेंट फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होना। ऐसे फील्ड है तो डायपोल ऐसे रखा होना चाहिए सीधा वर्टिकल, तो उस समय टॉर्क कैसा होगा, मैक्स होगा। साइन 90 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 1 होती है, तो टॉर्क मैक्स पीई कितना बेटा, पीई। यूनिट सब जानते हो टॉर्क की, वैसे तो न्यूटन मीटर होती है, आप चाहो तो यहां से भी बदल सकते हो कुछ इसको, ठीक है। अगर बेटा P पैरेलल E है, मतलब जैसे जैसे फील्ड है वैसे ही टॉर्क रखा, माइनस क्यू प्लस क्यू, वैसे घुमाओगे ये घूमेगा ही नहीं। फील्ड की डायरेक्शन में ही रख रहे हो तो इसको घुमाएगा कौन, घुमाने वाला फोर्स ही नहीं है, तो जो घुमाएगा फोर्स ही नहीं है, पैरेलल है, साइन 0, तो टॉर्क कितना 0। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो फैन पंखा चलता है उसकी जो यूनिफॉर्म लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन जिसको कहते हो आप, उसी की डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, ये आर हो गया, और इधर ही फोर्स लगा दो, पंखा घूमे कहाँ, तो ऐसे खींचेगा, घूमे कहाँ। एक कॉपी आप पकड़ लो, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई, ठीक। अब लाइन ऑफ एक्शन में आप डिस्टेंस ले लो इसकी, तो अगर आप डिस्टेंस को ले लो, डिस्टेंस जैसे कॉपी लाओ, जैसे मान लो ये ले लिया आपने, यूनिफॉर्म फील्ड बाहर जा रही है, यूनिफॉर्म फील्ड बाहर जा रही है, आपने डायपोल को ऐसे ही रखा, तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा ना, ये घुमाएगा ही कहाँ, ये घूमेगा ही नहीं। और अगर फील्ड ऐसे जा रही होती, ऐसे जा रही होती, तो फोर्स कहां जाता, इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, ये घुमा देता है, तो उस समय टॉर्क मैक्सिमम होता है। मतलब कॉपी में अगर ऐसे फोर्स लगाते हो, आपने टॉपिक पढ़ा होगा जहां पर हमने टॉर्क पढ़ा होगा लूप वाला, NIAB साइन थीटा, वहां पर भी आपको पढ़ाया गया था कि अगर लाइन ऑफ एक्शन आप इसकी सेम ले लोगे तो दोनों फोर्स एक दूसरे खींचेंगे लेकिन इसको रोटेट नहीं करा पाएंगे, और जब तक टॉर्क तब तक नहीं मिलता जब तक ये रोटेट ना हो। तो रोटेट कब होगा, जब बेटा P परपेंडिकुलर ऑफ E बेस्ट होगा, ये बेस्ट है, ऐसा नहीं 90 पे ही होगा, ऐसे स्लोप में रखा है तो ये एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, ये तो तुरंत खींच लेगा, ऐसे खींच देगा उसको, घुमा देगा तुरंत। अगर P और E पैरेलल है तो टॉर्क कितना 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये टॉर्क मैक्सिमम तभी मिलेगा जब डायपोल फील्ड के साथ कैसा रखा हो बेटा, परपेंडिकुलर। अब इस डायपोल की वजह से हम फील्ड निकाल सकते हैं दो जगह। कहां पे निकाल सकते हैं बेटा, एक निकाल सकते हैं एक्सियल पे और दूसरी निकाल सकते हैं इक्वेटोरियल पे। तो मैं प्रूविंग तो आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर प्रूविंग है और आपको सबको आनी चाहिए, तो मैं इसको फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं कि एक्सियल पे क्या होती है। क्योंकि हाँ एक बात आपको बता दूं, ये डेरिवेशन दो में से एक 90% चांस होता है पूछा जाने का, 90%। और स्टेट बोर्ड जो होती है, CBSE को तो छोड़ दीजिए, स्टेट बोर्ड तो हर साल पूछते हैं, यूपी बोर्ड में तो हर साल आता है एक। तो CBSE में क्योंकि हो सकता है फिनोमिना चेंज कर लें, ऐड कर दें, स्टेट बोर्ड नहीं चेंज करते, वो तो जैसे के जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे रख देते हैं उठा के, तो हर साल उसमें पूछा जाता है। तो अब देखो एक्सियल का है, तो एक्सियल का फिगर बना लो, ये बेटा माइनस क्यू, ये अंकित प्लस क्यू, इसके बीच की डिस्टेंस बेटा ये O, ये डिस्टेंस बेटा L, और ये कितनी बेटा एक्सियल, या तो इधर ले लो या तो इधर ले लो, एक्सियल एक्सेस में लेना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दिखाई पड़ रहा है, ठीक, यहाँ पे हमने पॉइंट P ले लिया बच्चा। अब पॉइंट P ले लिया तो यहाँ पे हमको फील्ड चाहिए डायपोल की वजह से, ठीक। तो सोचो कि इस प्लस की वजह से बाहर और इस माइनस की वजह से अंदर। तो जरा मैं एक बात बता देता हूं, इस प्लस मैं इसको A कर देता हूं, मैं इसको B कर देता हूं, क्या मैं इसको EB लिख दूं, क्या EA अंदर है तो क्या मैं इसको EA लिख दूं, क्या बेटा दोनों एक दूसरे के बाहर, तो EA माइनस EB, EA माइनस EB। अगर सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि प्लस का मॉड लोग बड़ा मानते हैं, लोग प्लस के मॉड को बड़ा मानते हैं रूल के हिसाब से, तो हमको क्या लिखना चाहिए, E इक्वल EB माइनस EA। बोलो बात ठीक है, प्लस के मॉड को। सोचो रुद्र प्रताप, सोचो बेटा जो EA है, EA के लिए ये माइनस क्यू क्या, पॉइंट चार्ज। सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को माइनस प्लस नहीं करते क्योंकि डायरेक्शन देता है, तो माइनस लगा नहीं सकते बेटा। तो बताओ कितना KQ, भाई यहां से डिस्टेंस लेनी ना, तो बेटा इतनी डिस्टेंस को मान लो x, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x प्लस
एल, मान लो सेंटर से लेना ना, मैं फिगर फिर से कर देता हूं, ये प्लस क्यू है, ये बेटा पॉइंट कितना बी, ओ से कितनी डिस्टेंस, मान लो आर मानते हो ना सब लोग, चलो आर मानते हैं, यहां पर पॉइंट पी, तो बताओ बी की वजह से बाहर और ए की वजह से अंदर, ठीक। तो बेटा ई ए निकालना है पहले, तो के क्यू कितना बेटा एल प्लस आर, तो आर प्लस एल का स्क्वायर, क्योंकि फिनोमिना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या डायरेक्शन बताओ मुझको, माइनस है, अंदर आ रहा है, तो पी से ए की तरफ, पी से ए की तरफ, वेरी गुड, बोलो बात ठीक है, पी से ए की तरफ, ठीक है। प्रशांत मुंह न खोलो, तो ई बी बेटा, ई बी के क्यू, ये बी लिखा है, इतनी डिस्टेंस, ये बेटा आर, ये एल हटा दो, तो आर माइनस एल का होल, इसको डायरेक्शन बताओ, बी से पी की तरफ, तो बीपी लो, बी से पी की तरफ, ये मिला, ये ई बी आप यहां रखेंगे, सोल्यूशन करेंगे, बताइए आपको नेट ई क्या मिलता है, क्या मिलता है, के 2p, के 2p अपान आर स्क्वायर, कि आर क्यूब कितना मिलता है, आर क्यूब, के 2p अपान आर क्यूब। वैसे पूरा फिनोमिना क्या मिलता है, किसी को याद है क्या मिलता है, के और 2 और p होता है q इंटू 12 अपॉन में होता है शायद आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, वेरी गुड बेटा, हाँ थोड़ा ठीक सही होता है ना, कंफर्म है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल को 0 कर देते हैं, हाँ ठीक है सही है। अच्छा मैंने इसलिए इस फॉर्मूले पे ज्यादा जोर दिया क्योंकि समस्या फिर वही है, डायपोल के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, पूछ रहा है 6 पर, 4 और 6 फिर क्लोज हो गए, 4 और 6 फिर क्लोज हो गए, तो इससे नहीं आने वाला, इससे आएगा। आर क्या, आर क्या, मिड सेक्शन से जहां पूछे 6 सेंटीमीटर पे। एल क्या, दो डायपोल 4 पे हैं तो आधा आधा कितना, 2 और 2, तो जब क्लोज हो आर और एल तो ये लगाना, और बेटा एल बहुत छोटा हो आर बहुत बड़ा हो तो ये लगा देना। बोलो बात सही है, ठीक है, हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड, तो ठीक है, के 2q इंटू 2l, ये p बन गया, हाँ ठीक, वेरी गुड। तो ये ओरिजिनल फॉर्मूला बेटा, इसको तैयार करना बाद में, इससे तो अपने मन से बन जाता है, वो लिख देते हैं एल आर से छोटा है, स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, ये सब कहानी बनाकर। एक्सियल को इंड ऑन कहते हैं, एक्सियल को इंड ऑन भी कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड इसका जो आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का दूसरा नाम बेटा ब्रॉड ऑन, इक्वेटोरियल का दूसरा नाम क्या है, ब्रॉड ऑन। तीसरा भी है राइट बाई सेक्टर, तीसरा नाम क्या है बेटा, राइट बाई सेक्टर। तो मैं फिगर बना देता हूं पहले, क्योंकि फिगर आपके लिए मेन है, ठीक। दूसरा डेरिवेशन है, मैंने ज्यादा हेडिंग्स नहीं लगाई हैं, और आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने हेडिंग्स के नाम बोले हैं, हेडिंग लगाई नहीं है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा बेटा। ये यहां पर चार्ज लिया माइनस क्यू प्लस क्यू, प्रखर माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक बेटा। इसके बीच की डिस्टेंस 2l है, ये O है तो इसको L कहेंगे बेटा, इसको भी क्या कहेंगे L। कितनी डिस्टेंस पे, R, पॉइंट बेटा P, जरूरी नहीं ऊपर, आप नीचे ले सकते, ठीक, राइट बाई सेक्टर पे लेना है। फिर अब देखो बेटा, माइनस है तो फील्ड अंदर, पहले मिला लो, माइनस है तो फील्ड अंदर, प्लस है तो फील्ड बाहर, प्लस है तो फील्ड, इतनी बात समझते हो बेटा। एक ये जा रहा है प्लस की वजह से E1, प्लस की वजह से E1, और बेटा ये जा रहा है E2, क्या वेक्टर में पढ़ा है कि ये 20 से जाएगा, कितने एंगल पे, थीटा, ये एंगल थीटा, क्या ये E1 का थीटा, क्या ये E1 का ये E1 साइन थीटा, क्या ये E2 का, ये वाला E2 का ये कंपोनेंट E2 cos थीटा, और ये वाला क्या, फिगर अलग से बनाओ, ये E1 cos थीटा और ये E1 sin थीटा, ऐसे E2 लिखा ना, E2, ये E2 cos थीटा और ये E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो नेट प्रोडक्ट क्या मिलता है, नेट प्रोडक्ट, नेट सम आता है E इक्वल
E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। शायद बेटा E1 E2 के मॉड सेम रहते हैं, E1 E2 के मॉड सेम रहते हैं, तो E को लिख सकते हैं हम लोग 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू आपको पता है, किसी के लिए निकाल लीजिए पॉइंट चार्ज से आप लोग। ये बेटा R है, ये L है, ये समझदार हो, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। तो बताओ बेटा E कितना मिलता है, K Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये इसका बेटा फाइनल फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। K Q इंटू 2L R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। ध्यान रखना, पॉइंट चार्ज की बात कहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर होती है। अगर डायपोल की बात करें तो E प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब होती है। इसको क्या कहते हैं, मोनोपोल। इसको अगर क्वाड पोल हो तो R की पावर 4, अगर क्वाड पोल हो तो R की पावर 4। ये मल्टीपल चॉइस के लिए याद रखना, बोलो इतनी बात ठीक है। ये फॉर्मूला मेन है। ये कौन सी पोजीशन है बेटा, इक्वेटोरियल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, राइट बाई सेक्टर कहते हैं। इतना नोट करें।